नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के घर में हर्षवर्धन के मास्टर बेडरूम में दो लोग एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और प्यार भर बातें कर रहे थे। यह कोई और नहीं, हमारे हीरो और हीरोइन ही थे। शादी के बाद वो सीधा ही घर आ गए थे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। हर्षवर्धन अपने हाथ में पड़ी फाइल्स को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, बीवी तुम्हारे लिए कुछ न्यूज़ है। ये सुनकर अनाया खुश होते हुए बोली, क्या बात है? अब भी लगता है कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो हर्षवर्धन उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ये न्यूज़ तुम्हारी सौतेली बहन के बारे में है। उसने विशाल को रंगे हाथ अपने सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया है, जिसकी वजह से काफी तमाशा हुआ और उसकी सेक्रेटरी ने तुम्हारी बहन को धमकी भी दी है। लगता है वह बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगी। ये सुनकर अनाया उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? वह अपने पिता की खोज करेगी, जो जेल में है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसकी नाक पड़ते हुए प्यार से बोला, तुम हमेशा की तरह स्मार्ट हो। वह पहले ही इस बारे में पता करवा रही है और उसे मिलने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, वह चालाक लोमड़ी है। मुझे नहीं लगता कि वह अपने अलावा किसी और की मदद करेगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। वैसे भी अब विशाल और जाह्नवी आपस में ही लड़कर एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, लेकिन फिर भी विशाल ने मेरी बीवी पर नजर डालने की हिम्मत की है, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इतना बोलकर उसके माथे पर किस कर लेता है और दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। जिंदल विला में अगले दिन जिंदल विला में सुबह सुबह सभी चहल पहल थी। नई बहू घर आ चुकी थी। हालांकि रेशमा और हर्षद की शादी से ज्यादातर लोग खुशी थे, बस कुछ लोग नाराज थे। तो वह थे भवानी शेरगिल और एक इंसान ऐसा भी था जिस रेशम कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वह खुश थी कि हर्षद की शादी हो गई। ये थी अरुणा जिंदल। लेकिन कल उनकी गलती की वजह से मोहन जिंदल ने उन्हें कुछ ज्यादा ही डॉट दिया था। उसकी वजह से वो नाराज थी और नीचे नहीं आई थी। बाकी सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अंदर से रेशमा सबके लिए हलवे की कटोरियां लाते हुए सबको एक एक कटोरी दे देती है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने सबके लिए मीठा बनाया था। वही हर्षद जो अभी अभी कमांडो यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आया था, उसकी नजरें तो रेशमा पर ही थी। आज उसने पहली बार रेशमा को साड़ी में देखा था। कल भी उसने हैवी लहंगा पहना था, लेकिन आज रेशमा ने काफी खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसकी गोल्डन कलर की बॉर्डर थी। खुले पल्लू की पहनी हुई वह साड़ी, गले में मंगलसूत्र, गले में सोने एक चेन, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कमर तक आते ही घुंघराले खुले बाल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, हाथों में हर्षद के नाम का चूड़ा, पैरों में पायल और बिछिया। आज वह पूरी नई नवेली दुल्हन लग रही थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत, इसीलिए तो हर्षद की नजरें उस पर टिक गई थी। तभी उसके पास में बैठा हुआ आकाश अपने भाई के कंधे पर टपकी मारते हुए बोला, क्या कर रहे हो भाई? भाभी को तोड़ना बंद भी करो। तभी उन सब के कानों में ज्ञान की एक्साइटेड आवाज आई, वाह भाभी, यह बहुत अच्छा है। सच में टेस्ट का जवाब नहीं। ये सुनकर रेशमा मुस्कुरा देती है। बाकी सब भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उनके कानों में तेज सी आवाज आई, क्या सच में यह इतना टेस्टी है? सब लोग इस आवाज को पहचानते थे। यह कोई और नहीं अनाया थी, जो सुबह सुबह यहाँ आई थी, क्योंकि उसे पता था रेशमा यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगी। जैसे ही सभी लोग अनाया को देखते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनाया वहां चलते हुए आई और ज्ञान के पास ही बैठ जाती है। ज्ञान जो अपनी प्यारी सिस्टर को देखकर खुश हो रहा था, वह उसके मुंह में हलवे की चम्मच देते हुए बोला, सच में सिस्टम ये बहुत अच्छा है, एक बार टेस्ट करके देखो। इतना बोलकर हंसने लगा। अनाया की उसका सिर सहलाते हुए बोली, मुझे पता है ये टेस्टी है। रेशमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर अपनी जीभ काटते हुए रेशम की ओर प्यार से देखते हुए बोली, सॉरी अब तो भाभी कहना पड़ेगा। ये सुनकर रेशमा को गुस्सा आया। वह अनाया के पास गई और उसके पैरों के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, आप मेरी बॉस है। ये सुनकर अनाया खड़े होते हुए प्यार से बोली, मुझे पता है तुम मेरे लिए काम करती हो, लेकिन रिश्ते अपनी जगह पर होते। हम ये बट ठुकरा नहीं सकते कि तुम मेरे बड़े भाई की वाइफ हो और तुम्हें भी यह जिम्मेदारी निभानी है। ये सुनकर रेशमा को ऐसा लगा जैसे अनाया उसे खुद से दूर कर रही है। वो ना में सिर हिलाते हुए राइट हुए बोली, बिल्कुल नहीं,
आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। ये बोलते हुए वो रोने लगी थी, लेकिन पास बैठा हर्षद की मुठिया कस गई। इसे रेशमा के आंसू बर्दाश्त नहीं थे। अनाया की बात सुनकर रेशमा को भी समझ आ गया कि वह क्या कह रही है। अनाया उसे गौर से देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो, लेकिन अब तुम मुझे हर जगह फॉलो नहीं कर सकती। तुम्हारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी है जिंदल परिवार को लेकर, और तुम जानती हो कि यह जिम्मेदारियां छोटी मोटी नहीं है। इसीलिए तुम मेरे पीछे पीछे नहीं भाग सकती, और तुम जानती हो मेरे साथ कितने खतरे भी आएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से तुम हरिकेन ग्रुप में कम करोगी। अब तुम उसे इंडिया रीजन को मैनेज करोगी और रिप्रेजेंट करोगी। तुम कल से उसे ज्वाइन कर सकती हो, या फिर तुम चाहो तो भाई के साथ हनीमून जाने के बाद भी सोच सकती हो, लेकिन अब तो तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो। ये सुनकर रेशमा को अच्छा नहीं लगा। वह अपनी भारी आवाज में बोली, लेकिन बॉस। ये सुन अनाया उसे घूरते हुए बोली, बॉस नहीं, अब मैं तुम्हारी हस्बैंड की बहन ही। इसीलिए इस तरह से बुलाना बंद करो। जैसे तुम मेरे लिए काम करती हो, और शांत हो जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं हो रही, मुझे पता है तुम्हें किस बात का डर है। इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जिंदल परिवार में खुश नहीं हो, या फिर तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तो तुम बस मुझे एक बार बता देना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर रेशमा भावुक हो गई। वह उसे गले लगातार रोते हुए बोली, थैंक यू बॉस। ये सुनकर अनाया उसे धरती है, तो रेशमा वापस खुश होकर बोली, सॉरी अनाया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तभी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं रहूंगी तो तुम अपना काम कैसे मैनेज करोगी? और तुम जानती हो आगे तो और प्रॉब्लम आएगी। ये सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। वहीं उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां बैठे हुए लोग अपनी आंखें फाड़े मुंह खुले उन सबको देख रहे थे, जैसे उन लोगों ने कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। और यह सच भी था, क्योंकि हरिकन ग्रुप कोई आम बिजनेस एम्पायर नहीं था। वह देश ही नहीं दुनिया का जाना माना इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, जिसकी जड़ें के बारे में कोई नहीं जानता। महेश 10 सालों में उसे कंपनी में इतनी तरक्की कर ली थी जितनी तरह की कोई कंपनी 200 साल में भी नहीं कर पाई। आज की तारीख में हरिकेन ग्रुप दुनिया का लीजेंडरी बिजनेस एम्पायर था, और अनाया ऐसे ही रेशमा को उसके लिए काम करने को कह रही थी, वो भी इंडिया ब्रांच के लिए। हर कोई बस सदमे में उन दोनों को ही दूर रहा था। क्या अनाया की कोई और पहचान भी है? और क्या इस बर्म जिंदल पातीब को पता चलेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से रेशमा और अनाया बात कर रही थी, और पूरा परिवार शौक में था। तभी ज्ञान जो सबसे पहले होश में आया, वह हकलाते हुए बोला, सिस्टर क्या आप इस लीजेंडरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो दुनिया भर में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर है? और उन्होंने आज तक जितने भी इन्वेस्टमेंट की है, वह सभी कंपनियां 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, जिसका सीईओ मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि कोई नहीं जानता कि उसे ग्रुप का फाउंडर कौन है। उसके बिजनेस तकनीक और स्ट्रैटेजिक दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती है, जैसे वह कोई लीजेंडरी हो। आज तक बहुत कम लोग हैं जो उनके खिलाफ खड़े हुए हो। बस चंद ग्रुप जैसे कि शालीमार एम्पायर और कुछ और चंद लोग ही है जो ये काम कर सकते हैं। उसको इस तरह से बोलता देख अनाया जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह प्यार से बोली, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब रेशमा और हर्षित भाई की शादी हो गई है, तो वह मेरी सेक्रेटरी बनकर मेरे पीछे पीछे नहीं घूम सकती। उसकी अपने पर्सनल लाइफ है, तो आज से वह उस कंपनी को ज्वाइन कर लेगी। ये सुनकर हर्षद के दादाजी से रहा नहीं गया, तो मोहन जिंदल बोल पड़े, लेकिन बेटा वह तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उनसे बिजनेस करने के लिए तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तभी हर्षद के पिता भी बोल पड़े, सही बात है बेटा, मैंने भी कोशिश की थी उनसे मीटिंग करने की, तुम उसे कैसे जानती हो बेटा? हर कोई अब अनाया पर नजर टिकाए बैठा था, लेकिन अनाया का मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वह कोई जवाब दे। तभी रेशमा खुश होते हुए बोली, वो तो अनाया बॉस हरिकेन ग्रुप के फाउंडर को जानती है, और उनसे कई बार मिली भी है। ये सुनकर हर किसी के मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे उन लोगों ने कोई मजाक सुन लिया हो। वो मिस्टीरियस इंसान जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसे अनाया जानती है। आकाश जब तक होश में नहीं आया था, वह अपनी सोच में डूबे हुए बोला, क्या सच में प्रिंसेस इतनी बड़ी हस्ती हो जाती है? मुझे तो लगा वह बस कपूर इंडस्ट्री की ही मालकिन है। वो इतने बड़े बड़े लोगों को जानती है, इस बारे में नहीं पता था।
बाकी सबके चेहरे पर भी यही सवाल था। तो रेशमा मुस्कुराकर बोली, जब बॉस को यहाँ से दूर आश्रम में भेजा गया था ठीक होने के लिए, तभी बस उनसे मिली थी। आप नहीं जानते कि वो मिस्टीरियस इंसान भी उसी आश्रम में रहता था। और रही कपूर इंडस्ट्री की, तो उनकी नींव बॉस की मॉम ने रखी थी। वहां बैठे किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अनाया इतने बड़े ग्रुप के मालकिन को जानती होगी। हर कोई बस अविश्वास से अनाया को देख रहा था। वैसे भी अनाया का इरादा उन लोगों को सच बताने का नहीं था, क्योंकि उसे इतने वक्त में इतना तो पता चल गया था कि जिंदल परिवार भी उसकी भलाई चाहता है। लेकिन यह ऐसे कई लोग हैं जो छुपकर इन पर नजर रख रहे हैं, और वो अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती थी। और उसने ये भी देख लिया था कि यह पर वो कोई इंसान नहीं है जो उसे प्रॉब्लम में डाल सकता था, जैसे कि अरुणा जिंदल। और कोई भी नौकर आसपास नहीं था। वही हर्षद और आकाश को तो लग रहा था वो डॉक्टर ऐना है, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोगों को बहुत अच्छे से जानती है। तभी अनाया सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, मैं उस कंपनी के हेड को जानती हूँ, लेकिन अच्छा होगा आप इस बारे में किसी को ना बताएं। ये सुनकर पास में बैठा हुआ ज्ञान मुंह फूलते हुए बोला, लेकिन दिया आप ऐसा क्यों नहीं चाहती? आप जानती है मैं कब से उस मिस्टीरियस मालिक से मिलना चाहता हूँ। मुझे वह कंपनी बहुत पसंद है। मैं जब भी बड़े पापा के साथ बाहर जाता हूँ, हर तरफ हरिकेन ग्रुप के अध्यक्ष के बारे में अफवाह सुनने को मिलती थी, और मैं उसे मिलना चाहता था। ये सुनकर अनाया मन ही मन सोचती है, अगर सच बगैर आया तो इन लोगों के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। अभी तो इन्हें आधा भी सच नहीं पता। वही बात रेशमा के मन में भी चल रही थी। उसे तो जिंदल परिवार पर दया आने लगी थी, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। तभी रेशमा मुस्कुराकर बोली, ज्ञान बॉस सही कह रही है। जितनी ताकत आती है उतने दुश्मन भी आते हैं, और अभी के लिए किसी के भी सामने हरिकेन के बारे में कुछ न पता चले वाइस है। ये सुनकर बाकी सबको भी पता चला कि इतने सालों में अनाया कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर कम किया होगा, और अनाया ने कितना हॉकवक किया होगा। वह दोनों भाई अनाया के पास गए और उसके सिर पर हाथ लगाते हुए प्यार से बोले, हमें माफ करना प्रिंसेस, हमें तुम्हें देर से खोजा। अगर हम वक्त पर तुम्हें खोज लेते तो बुआ आज हमारे साथ होती और तुम भी एक अच्छी जिंदगी जीती। ये सुनकर अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतना प्यार उसने कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि जब वह उसकी मॉम के साथ थी तो उसने उनके साथ अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन एक बड़े भाई की प्रोटेक्शन क्या होती है वह आज महसूस कर रही थी। वह मुस्कुरा देती है जैसे दिल से खुश हो, और वह खुश थी भी। बाकी सभी लोग भी उन भाई बहनों के बीच के प्यार को देखकर खुश थे। तभी अनाया बाहर जाते हुए प्यार से बोली, हर्षद भाई आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे। हर्षद जानता था कि उसकी बहन उसके साथ कुछ बात करना चाहती है, इसीलिए वह हाँ में सिर हिलता है। वही यह सुनकर आकाश जिंदल को अच्छा नहीं लगा। वह भी अपनी छोटी बहन के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन ज्ञान तो चुप नहीं रह सकता था। वह बोल पड़ा, दीदी यह भेदभाव है। आप मेरी प्यारी सिस्टर है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। ये सुनकर बाकी सबको हंसी आ गई, लेकिन हर्षद जिंदल को गुस्सा आया। वह भी अनाया को प्यार करता था, उसके लिए भी उसकी बहन बहुत खास थी, तो भला वह उसके साथ अपना यह खास वक्त कैसे नहीं गुजारता। वह गुस्से में ज्ञान को डांटते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, चुपचाप जाओ और अपना काम करो, मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। इतना बोलकर वह अनाया का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चला गया, जैसे अगर उसने मना कर दिया तो अनाया उससे दूर हो जाएगी। वो लोग जैसे ही बाहर गए, अनाया एक नज़र आसपास देखा और गंभीर आवाज में बोली, हर्षद भाई मुझे पता है आपकी और रेशमा की शादी मैंने क्यों करवाई। इस बारे में आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे होंगे। तभी उसके बीच में रोकते हुए हर्षद बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी प्यारी बहन के डिसीजन पर यकीन है। तुम मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोचोगी। इतना बोलकर उसने उसके चेहरे को सहला लिया। वही अपने भाई का यकीन देखकर अनाया भी मुस्कुरा देती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, वह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आप भी उसके लिए परफेक्ट है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत कठिनाई भरी जिंदगी जी है। उसकी जिंदगी में कई सारे राज भी है, लेकिन अच्छा होगा कि वह अपनी जिंदगी के बारे में खुद आपसे बात करें। और जहां तक मुझे पता है उसने आपसे अलग होने की भी कोशिश की होगी। ये सुनकर हर्षद हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, वह बेवकूफ़ हमेशा मुझसे दूर भागती है। ये सुनकर अनाया बोली, आप बस अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए, वो कोई बुरी नहीं है।
बस उसे रिश्ते निभाना नहीं आता। उसकी जिंदगी आज तक मेरे आसपास ही गुजरी है और उससे पहले जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए उसका सारा वक्त पढ़ाई और हर तरह की ट्रेनिंग लेने में ही गुजर गया। उसे परिवार का प्यार कभी नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि वह प्यार आप उसे दे। मुझे पता है फैमिली में बाकी सब उसे बहुत पसंद करेंगे, बस कुछ लोगों को छोड़कर। ये सुनकर हर्षद बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यकीन है, वह तो मैं आपके चेहरे पर यह खुशी देखकर ही समझ लिया था कि आपको रेशमा पसंद है। ये सुनकर हर्षद अपनी नजदीक चुराने लगा। कहीं न कहीं अनाया इसी वजह से रेशमा को हर्षद से शादी करने के लिए कहा था, क्योंकि अनाया हर्षद की नज़रों में रेशम के लिए अट्रैक्शन देख लिया था। अनाया वैसे किसी का भी दिमाग पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो भला वह अपने भाई के दिमाग को कैसे नहीं पढ़ पाती। और उसने ये भी देखा था कि रेशमा बाकी लोगों से हर्षद से अलग बिहेव करती है, जैसे वह बच्चों की तरह उसे लड़ती है या फिर उसके साथ बचपना दिखाती थी। तो वह जानती थी कि विवादों खुश रहेंगे। क्या हर्षद और रेशमा होंगे एक? क्या हरिकेन ग्रुप का मिस्टीरियस मालिक लाएगी कोई नई मुसीबत? अब तक आप लोगों ने सुना कि रेशमा के बारे में अनाया बात करती है और बाद में वो हर्षवर्धन से मिलने चली जाती है। उसके ऑफिस में अनाया अभी आधे रास्ते में ही थी, तभी उसके किसी अननोन नंबर से फोन आता है। फोन पर सिटी हॉस्पिटल चेयरमैन मिस्टर बख्शी थे। वो परेशान आवाज में बोले, डॉक्टर अना, क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। ये सुनकर अनाया बोली, बात क्या है, साफ साफ बताओ। तो मिस्टर बख्शी बोले, वो डॉक्टर एना, एक गेमिंग जोन में फायर इंसिडेंट हुआ है और कई सारे बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से कई बच्चे ऐसे हैं अगर वक्त पर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर बिना मेडिकल रिपोर्ट के उनका इतनी जल्दी इलाज नहीं कर सकते सिवाय आपके। क्या आप इन बच्चों की जान बचाने यहाँ आ सकती हैं? अगर आप बस डॉक्टर को कौन सा इलाज करना है अगर वह भी बता दे तो कई सारे युवा बच्चे बच सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सिटी हॉस्पिटल आ जाए। वही यह सुनकर अनाया परेशान हो गई। वो तुरंत ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल जाने को बोल देती है। सिटी हॉस्पिटल में जैसे ही अनाया वहां पहुंचती है, वहां का माहौल बिल्कुल खौफनाक था। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड बच्चों को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। कई डॉक्टर बाहर ही उनका इलाज शुरू कर चुके थे। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ मौत की होली खेली गई हो। हर तरफ बच्चों की चोट नजर आ रही थी और कहीं कहीं पर तो बच्चों की रोने की आवाज से भी आ रही थी। कुछ लोग जल चुके थे तो कुछ लोग अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बिल्कुल रो रहे थे और डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें बचा ले। डॉक्टर भी काफी हड़बड़ा रहे थे। वह लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर भी बौखला चुके थे। वहां पर कुछ ज्यादा ही सभी चीज बिगड़ चुका था। कोई भी अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहा था। अनाया जैसे ही वहां पहुंचे, उसके सामने ही एक बच्चे को वहां से ले जाया जा रहा था। इस बच्चे की हालत काफी खराब थी। उसके हाथ के एकदम नजदीक एक रोड घुसी हुई थी। वह बच्चा धीमी सांस ले रहा था और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके परिवार वाले भी थे। अनाया एक नज़र देखकर ही पहचान चुकी थी कि उस बच्चों की सिचुएशन सच में काफी क्रिटिकल है। तभी उसकी नजरें पास पड़े हुए दूसरे बच्चे पर पड़ी, जिसकी आधी से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी और वह दर्द से तड़प रहा था और मौत के कगार पर पहुंच चुका था। अनाया को यह मंजर देखकर ही अंदर से बेचैनी होने लगी। उसे सुबह से ऐसा लग रहा था जिससे कुछ गलत है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। उसने काफी लंबे वक्त के बाद ऐसी सिचुएशन देखी थी। उसे बहुत ज्यादा खून खराबा देखा था, अपने सामने लाशों का ढेर देखा था, लेकिन फिर भी आज अलग बात थी। उसे बेचैनी यहाँ का माहौल देखकर नहीं, अपने दिल में मची उथल पुथल की वजह से थी। ऐसी बेचैनी उसे तब हुई थी जब उसने अपनी मॉम को खोया था, लेकिन वह सब कुछ अपने दिमाग में ही रखते हुए आगे बढ़ी। तभी उसके सामने डॉक्टर बख्शी आए। अनाया को वहां देखकर उसे झुककर बोले, अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। वहीं अनाया चारों ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, यहाँ क्या हो रहा है और आप लोग इस तरह से मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? ये सुनकर डॉक्टर बख्शी को थोड़ा बुरा लगा। जाहिर सी बात है, वहां की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो डॉक्टर बख्शी माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिएगा डॉक्टर एना, लेकिन माहौल काफी बिगड़ चुका है, हालत हाथ में नहीं रहे।
हम बस कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाएं, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये सुनकर अनाया उन्हें घूरते हुए बोली, सिचुएशन हाथ से नहीं निकली। आपका मैनेजमेंट बहुत बकवास है। आप इस तरह से इलाज करेंगे? ये सुनकर डॉक्टर बख्शी सर झुका देते हैं तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, मैं अपने कपड़े चेंज कर आता हूँ। तब तक मुझे यहाँ पर अस्पताल के सारे डॉक्टर और वार्ड बॉय चाहिए। बिना किसी बहस के ये सुनकर डॉक्टर बख्शी को लगा जैसे डॉक्टर ऐना सिचुएशन को और बिगाड़ देगी, क्योंकि हर कोई इलाज कर रहा था, अपनी अपनी कोशिश कर रहा था। अगर वह सब लोग यहाँ आ गए तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लेकिन डॉक्टर ऐना एक जानी मानी डॉक्टर थी, उनके आगे डॉक्टर बख्शी की कोई औकात नहीं थी, तो भला वह उनकी बात कैसे नहीं मानते। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ऐना अपने गेटअप में आ चुकी थी। वही जाना पहचाना डॉक्टर का कोट, उसके ऊपर हॉटबिट का सिंबल जो उसकी सिग्नेचर थी डॉक्टर ऐना होने की, चेहरे पर सर्जिकल मास्क, सिर पर मेडिकल कैप। इस वक्त वह बिल्कुल रेडी थी लोगों के इलाज के लिए। जैसे ही वह वहां आई, डॉक्टर बख्शी ने सबकी ओर एक नज़र घुमाई और थोड़ी भारी मगर जोरदार आवाज में कहा, सभी डॉक्टर यहाँ अटेंशन दे। हमारे बीच डॉक्टर ऐना मौजूद है, वह आप सबसे कुछ बात करना चाहती है। वही यह सुनकर हर कोई हड़बड़ा गया, जैसे उन्हें कोई उम्मीद मिल गई हो। हर कोई वहां ऐसे ही चुपचाप खड़ा था। तभी एक पेरेंट्स माता पिता आगे आते हुए बोला, डॉक्टर ऐना ये तो वही लीजेंडरी डॉक्टर है। फिर वो उनके पास जाते हुए बोले, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। तभी एक आदमी आगे आया, प्लीज मेरे बच्चे को पहले बचा लीजिए, आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, आपको जो चाहिए आप चाहे वह मांग लीजिए। तभी डॉक्टर ऐना सबकी ओर देखकर अपनी कड़क आवाज में बोली, हर कोई अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर हर किसी का इलाज होगा, हम यहाँ वही करने आए हैं, हालात को और गंभीर मत करो। ये सुनकर जो पेरेंट्स आगे आने वाले थे वह अपनी जगह पर रुक गए। डॉक्टर ऐना सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, आप लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं, ऐसे किसी का इलाज नहीं होगा, बस आप लोग इधर उधर घूमकर वक्त बर्बाद करेंगे। ये सुनकर एक डॉक्टर परेशान आवाज में बोली, तो आप ही बता दीजिए डॉक्टर ऐना, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी के डॉक्टर भी उसी का साथ देते हैं। तो डॉक्टर ऐना बोली, सबसे पहले आप लोग 4 टीम बनाओ। पहली टीम यहाँ बाहर ही रहेगी, जिन पेशेंट की हालत क्रिटिकल नहीं है और बस उन्हें ड्रेसिंग की जरूरत है, उन्हें सामान प्रोवाइड करो। और यहाँ जो भी पेरेंट्स माँ बाप है उन्हें बताओ कि किस तरह से बच्चों की ड्रेसिंग करनी है, ताकि आगे चलकर जले हुए के दाग उनके शरीर पर ना रहे। जो बच्चे एडमिट करने की जरूरत है उन्हें अंदर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करो और जूनियर डॉक्टर को उन्हें ड्रिप लगाने को कह दो। और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिनके बचने के चांस बहुत कम है, उन्हें एक साथ अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। नॉर्मल वार्ड में जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ के डॉक्टर अटेंड करेंगे और ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ डॉक्टर बख्शी के साथ साथ मुझे कुछ नर्स चाहिए। उन लोगों की वजह से बाकी की सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, उनके अलावा मुझे और कोई भी वहाँ नहीं चाहिए। जितना कहा उतना जल्दी से जल्दी काम खत्म करो और सभी लोग कम पर लगो, जल्दबाजी करना बंद करो, उससे पेशेंट की हालत और क्रिटिकल हो रही है। आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ठीक होने के गोल्डन टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। फिर अपनी गहरी नज़रों से वहां खड़े आम लोग और पब्लिक और मीडिया जो वहां आई थी उनकी ओर देखते हुए कड़क आवाज में बोली, और आप लोग यहाँ तमाशा करने की जगह और यहाँ पर शूटिंग उतारने की जगह लोगों की मदद कर दो तो अच्छा होगा। आप लोगों को बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट तो आती ही होगी, और अगर नहीं पता तो यहाँ कई सारी नर्स है, उन्हें पूछकर आप कई सारे लोगों को इलाज कर सकते हैं। इस तरह से बिना वजह तमाशा करना बंद कीजिए, और अगर कुछ नहीं आता तो हॉस्पिटल में दवाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें बाहर से हॉस्पिटल तक लाने में मदद कर दो। फिर वहां चल रहे लाइव टेलीकास्ट की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, और जो कोई भी हमें लाइव देख रहा है और उनके पास थोड़ी बहुत भी मेडिकल स्किल है, वह अस्पताल में आकर मरीजों की मदद करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाशा देखने वाले कई मिलेंगे लेकिन मदद करने वाले बहुत कम। क्या डॉक्टर ऐना की मदद करने कोई आएगा हॉस्पिटल? और क्यों अनाया को बेचैन हो रही थी? क्या हर्षवर्धन किसी मुसीबत में है? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया मीडिया के जरिए आसपास के लोगों को घायल बच्चों की मदद के लिए बुलाती है और उसकी बातों का लोगों पर कुछ इस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है।
कि कुछ ही वक्त में आसपास के छोटे मोटे क्लिनिक के डॉक्टर वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि कई वॉलंटियर ऐसे भी थे जो मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, वह भी अपने कॉलेज की जगह हॉस्पिटल में आ जाता है। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें थोड़ी बहुत इस चीज की नॉलेज थी। वहाँ कई लोग तो मेडिसिन का स्टॉक लेकर भी आए थे। इतने सारे लोगों को मदद के लिए आगे बढ़ता देखकर बाकी सारे डॉक्टर भी खुश थे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर ऐसे भी बेशर्म थे जो अभी भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि डॉक्टर ऐना के इन्फ्लुएंस से कई सारे लोग वहां मदद के लिए आ गए। लेकिन उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि उसे यह रिपोर्टिंग की जगह पर कम से कम कुछ लोगों की मदद करने की जरूरत थी। बाहर भी पब्लिक हर तरफ ये सारी चीज देख रहे थे। अनाया नहीं जानती थी कि उसके यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो चुकी थी और वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। पहले तो उसने इतने लोगों की जान खतरे में देखी तो तुरंत इलाज के बारे में सोचा। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसकी पहचान बाहर आ जाएगी और ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी कुछ लोगों को बस पब्लिसिटी की पड़ी होगी। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग जो डॉक्टर ऐना को खोज रहे थे और जिनसे वह इलाज करवाना चाहते थे। वह लोग भी अपने सारे काम धाम छोड़कर मुंबई के लिए निकल चुके थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वह अंदर ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी क्रिटिकल कैसे हैंडल कर रही थी। हर बार अनाया बस अपनी स्किल का 40 से 50% इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज बात अलग थी। आज कई सारे पेशेंट थे और आज अनाया बहुत अच्छे से फोकस थी, जैसे आज उसे आज यहाँ पर हर किसी की जान बचानी है। इसीलिए तो अनाया इतनी क्रिटिकल सर्जरी जो आम डॉक्टरों की टीम 12 घंटे में करती थी, वह ऑपरेशन अनाया तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ही कर ले रही थी। कुछ ही घंटे में अनाया ने तकरीबन 10 से 15 ऐसे लोगों की जान बचा ली जिन्हें तकरीबन डॉक्टर ने मरा हुआ ही कह दिया था। एक पेशेंट तो ऐसा भी था जिसके हार्ट के एकदम नज़दीक रोड घुसी हुई थी। अनाया ने उसे भी बचा लिया क्योंकि अनाया के पास खास किस्म की एक्यूपंक्चर तकनीक भी थी और अनाया उसका भी इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त अनाया को बस उन पेशेंट की जिंदगी की परवाह थी और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अनाया के साथ साथ जो डॉक्टर उसे असिस्ट कर रहे थे उनकी तो सांसें ही अटक गई थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी यह डॉक्टर ऐना इंसान भी है या फरिश्ता, क्योंकि उन लोगों के सामने आज मिरेकल हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में डॉक्टर ऐना अपने रुतबे को कायम रख रही है। जैसा कि लोगों में अफवाह है वह मुर्दे में भी जान डाल सकती है, आज उन्होंने वो सच करके दिखाया था। वह सब तो सदमे में जा चुके थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ऐना एक साथ कई सारे ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेट कर रही थी। वह आधे घंटे यहाँ सर्जरी परफॉर्म करती तो उसके बाद तुरंत उसके पास वाले ऑपरेशन थिएटर में चली जाती। बाकी का काम वह पीछे वाले डॉक्टर पर छोड़ रही थी। वह बस क्रिटिकल सर्जरी पॉइंट्स को ही ऑपरेटर कर रही थी, बाकी सब कुछ दूसरे डॉक्टर पर छोड़ रही थी। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया और वार्ड से बाहर आई, वहां पर डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी थी। वह लोग सर झुकाकर एक घुटने पर बैठकर अनाया को अप्रिशिएट कर रहे थे और यह अनाया की काबिलियत के लिए सही भी था। अनाया उन सब की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाओ और बाकी पेशेंट को देखो। आधी जंग हम जीत चुके हैं, आधी जंग हमें अभी भी जीतनी है। ये सुनकर डॉक्टर बख्शी आगे आते हुए मुस्कुराकर बोले, डॉक्टर ऐना, दूसरी आधी जंग भी हम जीत चुके हैं। आपकी वीडियो में की हुई रिक्वेस्ट सब ने एक्सेप्ट कर ली। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही कई सारे वॉलंटियर और कई सारे आसपास के डॉक्टर यहाँ मदद के लिए आ चुके थे, जिसकी वजह से लगभग हर पेशेंट की जिंदगी बचाई जा चुकी है। आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर अनाया को भी एक तसल्ली से मिली कि कहीं ना कहीं वह अपने काम में कामयाब रही। जैसे ही वह ये सारी बातें करके और उन्हें बाकी डॉक्टर के साथ पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है उसकी इंस्ट्रक्शन देकर बाहर निकली, उसकी नज़रें सामने ही टीवी पर चल रही एक खबर पर पड़ी हुई, जहां पर न्यूज़ चल रही थी कि किस तरह से एक ही दिन में अलग अलग जगह पर अलग अलग हादसे हुए। जहां पर किसी जगह पर गेमिंग जोन में आग लगी थी, तो किसी जगह पर लैंड माइनिंग हुई थी, तो किसी जगह पर कुछ लड़कियों की गायब होने की खबरें आ रही थी। उन सभी खबरों को देखते हुए अनाया को अपनी कुछ पिछले जन्म की यादें याद आने लगी। ये खबरें वह पहले भी देख चुकी थी, लेकिन तब वह बहुत बीमार थी और अपने घर में पड़े पड़े ये खबरें देख रही थी। लेकिन तभी उसकी दिमाग में एक बात आई कि इसी खबरों के बीच एक और खबर थी जो अगले दिन के अखबार में थी।
रावत इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी मुसीबत आई और उनके शेयर्स नीचे गिर रहे थे, क्योंकि रावत इंडस्ट्री के सीईओ काफी जख्मी हालत में मिले और वह जिंदा है या नहीं, इस बारे में अभी तक पता नहीं चला। ये खबर याद आते ही अनाया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुकी थी कि वह क्या बोल रही है। अगर पिछले जन्म में ये सब कुछ हुआ था, इसका मतलब इस जन्म में भी होगा। अनाया को अंदर से डर लग रहा था। उसने तुरंत अपनी हाथ में पड़े हुए रोबोट रेंग को एक्टिवेट किया और गंभीर आवाज में इंस्ट्रक्शन देते हुए बोली, रेंग तुरंत चॉपर को अस्पताल के ऊपर बुलाओ और पता करके बताओ कि हर्षवर्धन कहाँ पर है। वह इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि दौड़ते हुए छत की ओर जा रही थी, जैसे अगर उसने देर कर दी तो कहीं वह न्यूज़ सच ना हो जाए। वह अंदर से बेचैन थी। ऐसा नहीं था कि उसके पुनर्जन्म के बाद कुछ चीज़ बदली नहीं थी, लेकिन अनाया ने इतने वक्त में यह चीज़ महसूस कर ली थी कि जो भी चीज़ जिस भी वक्त पर होती थी वह होकर रहती थी। भले ही वह कितना भी बदल ले, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव होते थे। उसके साथ जो भी बड़े हादसे हुए थे वह हादसे ऐसे ही हुए थे जैसे उसकी पिछली जिंदगी में हुए थे, बस अनाया ने उसमें कुछ बदलाव किए थे। इसका मतलब है कि इस एक्सीडेंट की न्यूज़ अगर पिछले जन्म में आई थी, इसका मतलब इस जन्म में भी हर्षवर्धन के साथ कुछ न कुछ जरूर होगा। अगर वह वक्त पर नहीं पहुंची तो कहीं उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को कुछ हो न जाए। उसके अंदर का वो डर कहीं ना कहीं इस कदर हावी था कि वह कुछ और सोचना ही नहीं चाहती थी। वह अपने दिमाग पर जोर लगा रही थी कि सच में पिछले जन्म में हुआ क्या था, लेकिन उस वक्त वह बाहर की दुनिया से ज्यादा तालमेल नहीं रखती थी, तो उसे याद नहीं आ रहा था कि सच में हर्षवर्धन के साथ हुआ क्या था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भूल कैसे सकती है। अगर उसे वक्त रहते इस चीज़ के बारे में याद आ गया होता तो वह आज कुछ भी करके हर्षवर्धन को अपने साथ ही रखती, या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर ही नहीं होने देती। तभी उसकी वॉच में रोबोरैम की आवाज़ आई, मास्टर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या इमरजेंसी सिचुएशन आई होगी अनाया को और हर्षवर्धन सच में होगा मुसीबत में। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।